वेलकम टू ऑनलाइन एजुकेशन चैनल हरिता अरोरा। आज हम बात करेंगे 12वीं की एनसीईआरटी की इतिहास की किताब के सेकंड चैप्टर राजा, किसान और नगर। माई सेल्फ डॉक्टर हरिता अरोरा, लेक्चरर हिस्ट्री फ्रॉम दिल्ली। तो ये पूरा जो अध्याय है राजा, किसान और नगर, लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी, जो इसके अंदर उप विषय हैं वो 8 हैं, यानी सब टॉपिक्स हैं। 8 सब टॉपिक्स। पहला सब टॉपिक प्रिंसेप और पियदसी, दूसरा आरंभिक राज्य, तीसरा एक आरंभिक साम्राज्य जिसमें मगध के बारे में बात करेंगे, चौथा है राजधर्म के नवीन सिद्धांत, पांचवा बदलता हुआ देहात यानी जो रूरल एरियाज है उसके संगठन के बारे में बात करेंगे, छठा उपविषय है नगर और व्यापार, सातवां है अभिलेखों का अर्थ कैसे निकाला जाता था और अभिलेखीय साक्ष्य की सीमा। आज पार्ट 1 में हम चर्चा करने वाले हैं जिस सब टॉपिक की, वो है प्रिंसेप और पियदसी, और दूसरा आरंभिक राज्य जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे 16 महाजनपदों के बारे में। और 16 महाजनपदों में सबसे पहले और सबसे शक्तिशाली महाजनपद के रूप में जो उभर के आया वो है मगध। जब भी हम चर्चा करते हैं तो हमेशा बात होती है कि आज की हमारी चर्चा का लर्निंग आउटकम यानी उद्देश्य क्या है। तो आज का हमारा उद्देश्य है भारतीय उपमहाद्वीप के राजनीतिक और आर्थिक इतिहास से शिक्षार्थियों को अवगत कराना। पूरे चैप्टर की डेप्थ में जाने से पहले जरा हम जान ले उसकी थोड़ी सी भूमिका। अगर हम बात करें तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमने पहले पढ़ा था, और ये जो चैप्टर है उसके करीबन 1500 अंतराल के बाद ये भारतीय उपमहाद्वीप की हम बात कर रहे हैं। और इस लंबे अंतराल में बहुत सारे परिवर्तन हुए। ये वो समय था जब ये सिंधु नदी उसकी उपनदियों के किनारे रहने वाले लोगों ने, और इस एरिया में जो हम देखते हैं ऋग्वेद का जो है यहाँ पर लेखन किया गया। ऋग्वेद के लेखन के साथ ही साथ यहाँ पर हम देखते हैं कि ये दक्कन का एरिया हो गया, ये रहा डेक्कन प्लेट्यू, ये दक्कन का एरिया हुआ, और दक्षिण भारत हुआ, ये पूरा दक्षिण भारत। और यहाँ पर जो है चरवाहा बस्तियां आई। चरवाहा यानी जो जानवरों को चराते थे। इसके साथ ही साथ हम देखते हैं कि ये उत्तर भारत में और ये दक्कन और पठार के ये जितने क्षेत्र हैं, यहाँ पर जो है किसानों का वर्ग जो है वो अपने अस्तित्व में आता है। यानी जो है एक ग्रामीण सभ्यता जो आधारित होती है खेती पर, उस तरह के किसान बस्तियां यहाँ पर अस्तित्व में आती हैं। इसके साथ ही साथ हम यहाँ देखते हैं कि जो दक्षिण भारत है, ये दक्षिण भारत इधर हो गया, इधर महापाषाण। महापाषाण का मतलब हुआ, महा मतलब बड़ा, पाषाण मतलब पत्थर। यहाँ पर बड़े बड़े पत्थरों के ढांचे मिले हैं। इसका क्या मतलब है कि कई जगह ऐसी थी जहां पर शवों के साथ लोहे के जो है उपकरण और हथियारों को भी दफनाया गया था, और ये दक्षिण भारत में शवाधान का एक तरीका था। अगर हथियार मिलते हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि जरूर ये शव जो है किसी न किसी सैनिक का रहा होगा। अब हम बात करते हैं ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से, यानी कि ये वो काल है जिस समय के बारे में अब हम इस चैप्टर में बात करने वाले हैं। अभी तो हमने 1500 साल की प्रक्रिया के बारे में बात की कि किस तरह से जो है चरवाहा बस्तियां आई, के कृषक समाजों का उदय हुआ। ये ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी एक ऐसा वक्त था जब हम देखते हैं कि शुरुआती राज्यों का उदय होता है। उन्हीं शुरुआती राज्यों से बड़े बड़े साम्राज्य आते हैं और रजवाड़ों का उदय होता है। रजवाड़े यानी जो छोटे से राज्य जहां पे राजाओं का शासन हुआ करता है। और केवल इतना ही नहीं, बल्कि हम देखते हैं कि एक कृषि उपज का एक बहुत ही संगठित तरीके से खेती का विकास होता है, आर्थिक क्रियाओं का विकास हुआ, शिल्पकारी और उनके संगठन अस्तित्व में आते हैं। तो ये जो हमारा काल है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, नए परिवर्तन का काल, इस चैप्टर में राजा यानी जो बड़े बड़े राज्य और साम्राज्यों का उदय हुआ, किसान यानी खेती के बारे में, और नगर यानी शहरों के अंदर जो आर्थिक गतिविधियां होती थी उसके बारे में संबंधित है। जो अब आप यहाँ पर देख रहे हो, जब भी इतिहास की बात होती है तब इतिहास के कोई ना कोई स्रोत होते हैं जिससे हम उस समय के इतिहास का निर्माण करते हैं, क्योंकि इतने हजारों साल पहले तो हम जा सकते नहीं। तो कौन से वो सबूत हैं जिसके आधार पर 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के इतिहास का निर्माण किया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं
उनमें अभिलेख है। अभिलेख क्या होते हैं? अभिलेख उन्हें कहते हैं जो पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसी कठोर सतह पर खोद करके लिखे जाते हैं। अभिलेखों के बारे में हम डिटेल में आगे और पढ़ेंगे। उसके अलावा इस काल में मिले गए ग्रंथ, चाहे वो जैन ग्रंथ हो, बौद्ध ग्रंथ हो, संस्कृत ग्रंथ हो, ये वो वक्त है जिसके बारे में हमने पिछले चैप्टर में कहा था कि कनिंघम की रुचि थी। तीसरा जो है, इतिहास के स्रोतों में सिक्के आते हैं। जो इस समय में हमें सिक्के भी मिले हैं, आहत सिक्के, वो भी मैं बताऊंगी आगे आपको। आहत सिक्के होते हैं जो पंच मार्क इंग्लिश में बोलते हैं, जिनको ठप्पा मार के यानी जोर से उस पर ठप्पा लगा करके उस पर किसी तरह के चिन्ह अंकित किए जाते हैं। उसके अलावा इस समय में मिलने वाले चित्र हैं, मूर्तियां हैं और भग्नावशेष। भगन मतलब टूटा फूटा, अवशेष मतलब जो टूटे फूटे, जो उस समय के चाहे बर्तन हो, चाहे भवन हो, जो भी मिले वो हमें उस समय के इतिहास की कहानी जो है हमें कहते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे पहले उपविषय प्रिंसेप और पियदसी की। अब ये क्या मतलब है भाई प्रिंसेप और पियदसी? प्रिंसेप शब्द इस्तेमाल किया जेम्स प्रिंसेप के लिए। जेम्स प्रिंसेप से जो 1830 के दशक में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी थे और पिछले जैसे कनिंघम रहे, जॉन मार्शल रहे, उन्हीं की तरह इनकी भी भारतीय इतिहास में रुचि थी। आप उनका चित्र भी यहाँ पर देख सकते हो। इन्होंने क्या किया या इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा, यहाँ पर आप ये दो लिपियों के यानी लिखने के तरीका, जैसे अब देवनागरी लिपि है तो हिंदी लिखने के लिए देवनागरी लिपि का इस्तेमाल होता है, उसी तरह से आप यहाँ पर दो लिपियों के नमूने देख रहे हो। नाम भी नीचे लिखा है, ब्रह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि। तो जेम्स प्रिंसेप ने क्या किया कि ब्रह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि, इन दोनों लिपियों का इन्होंने अर्थ निकाला। अब आप कहेंगे भाई अर्थ निकालने में ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई? जो शुरुआती अभिलेख थे और सिक्के थे शुरुआती, उन पर इन दोनों लिपियों का प्रयोग हुआ है। और इसमें क्या बड़ी बात थी? देखिए यही एक चीज था जिसमें शुरुआती जो अंग्रेज अधिकारी थे या यूरोपीय विद्वान थे और जो भारतीय आर्कियोलॉजिस्ट थे, इन सब ने इन्हीं के अर्थों को निकाल करके उस समय के ग्रंथों और सिक्कों का इस्तेमाल करके उस समय के जितने भी राजवंश हुए हैं उनकी राजवंशावली, यानी राजा कौन था, पहले पिता, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, इस तरह से उसकी पुनर्रचना इन्होंने की है, जिसमें अलग अलग भाषाओं में लिखे अभिलेखों और ग्रंथों का उन्होंने उपयोग किया है। और इससे हमारे भारतीय उपमहाद्वीप के राजनीतिक इतिहास का एक खाका जो है वो तैयार होता है। अब यहाँ पर बात उठती है, देखो आप यहाँ पर दो चित्र देख रहे हो, एक के नीचे लिखा है देवानाम, एक के नीचे लिखा है पियदसी। जेम्स प्रिंसेप पहले तो समझ ही में नहीं आ रहा था ये पियदसी पियदसी। पियदसी मतलब पिय मतलब प्रिय यानी सुंदर, मनमोहन, और दसी मतलब दिखने वाला, दर्शन में, यानी सुंदर मुख आकृति वाला। ये कई जगह मिला। देवानाम यानी देवताओं में देवानाम पियदसी यानी देवताओं में प्रिय पियदसी। अब जो है, अब इस एक अभिलेख ऐसा मिला जिसमें ये दोनों थे और साथ में लिखा था अशोक। वो लिखे होने से ये पता लगा कि ये जितनी जगह भी देवानाम पियदसी जो उपयोग किया गया है वो अशोक मौर्य नाम के राजा के लिए किया गया है। कुछ अभिलेखों पर तो अशोक हम बोलते हैं पाली में, हिंदी में बोले तो अशोक। तो बौद्ध ग्रंथों के अनुसार जो अशोक था वो भारत के उस काल के सबसे प्रसिद्ध शासकों में से एक था। और जैसे ही ये पता लगा कि भाई ये जो है ये तो अशोक मौर्य है, तो इससे हमारे भारतीय राजनीतिक इतिहास के अध्ययन को एक बहुत नई और अलग दिशा जाकर के मिलती है और मौर्यों को एक बहुत ही गौरवशाली इतिहास का निर्माण इससे हो पाता है। यहाँ पर आप एक नमूना देख सकते हैं अभिलेख का। ये जो है लगभग दूसरी शताब्दी का सांची में मिला एक अभिलेख है। सांची जो है वो बौद्ध धर्म से भी संबंधित एक स्थल है जहां पर सांची का स्तूप भी मिला है। वो आप चौथे चैप्टर में उसके बारे में पढ़ेंगे, उसकी लोकेशन आप यहाँ पर मैप के अंदर देख सकते हैं। अब जब हम बार बार अभिलेख कहते हैं तो बात उठती है कि अभिलेखों से काल का निर्धारण होता कैसा है, कैसे होता है। अभिलेख देखिए जिस तरह से बाकी चीजें गतिशील होती है उस तरह से हम ये बात जान ले कि भाषा भी जो है वो गतिशील होती है। कैसे गतिशील होती है? अभी आप यहाँ पर नमूना देखिए, पुरा लिपि, पुरा मतलब प्राचीन,
लिपि मतलब लिखने का तरीका, जैसे आजकल हम हिंदी देवनागरी में लिखते हैं, आपको खरोष्टी लिपि की मैंने और ब्राह्मी लिपि का आपको नमूना भी दिखाया था। अब यहाँ पर अगर हम उदाहरण ले जिसको हम आज जैसे आ अक्षर लिखते हैं, तो लगभग 250 ईसा पूर्व में ये आ कैसे लिखा जाता था, इस तरह की तरह लिखा जाता था। और वही आ लिखने का तरीका 500 ईस्वी में कैसा हो गया, ये हो गया भा की तरह लिखा जाने लगा। यानी कि भाषा भी जो है वो गतिशील है। अब जितने भी प्राचीनतम अभिलेख हैं हम देखते हैं कि वो प्राकृत भाषा में हमें काफी मिले हैं। अब ये प्राकृत भाषा का क्या मतलब है, प्राकृत मतलब जो आम बोलचाल की भाषा है उसमें हमें कई अभिलेख मिले हैं। तमिल में हमें अभिलेख मिला, पाली भी आम बोलचाल की भाषा थी, संस्कृत में हमें अभिलेख मिले हैं। तो ये भी पॉसिबल है कि उस समय में लोग दूसरी भाषाएं भी बोलते होंगे, लेकिन उन भाषाओं में हमें अभिलेख नहीं मिले। तो अगर हम अभिलेख की देखिए बात करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, अभिलेख पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसी कठोर सतह पर खुदे हुए होते थे। और ये अभिलेख कई तरह के होते थे, जैसे कई अभिलेखों में धार्मिक संस्थाओं को दिए गए दान का ब्यौरा भी होता था। इसको अगर आप आज के संग रिलेट करके देखो, मंदिर वगैरह में या गुरुद्वारे में आप जाते ही हो, जो चीजें दी होती है उनमें कई बार लिखा होता है कि फला फला पंखा इसकी स्मृति में दान किया गया है। ये भी तो एक तरह के अभिलेख का नमूना है। तो हमें ऐसे अभिलेख मिले हैं जिसमें धार्मिक संस्थाओं को दिए गए दान का ब्यौरा है। उसके अलावा हम ये बात कह सकते हैं कि ये जो अभिलेख थे ये एक तरह से स्थायी प्रमाण थे। क्यों थे स्थायी प्रमाण, क्योंकि ये अभिलेख जो है वो ठोस धातु पर खुदे हुए होते थे, पत्थर पर, धातु पर या मिट्टी पर, तो ये हमेशा के लिए रह गए, इसीलिए स्थायी प्रमाण हो गए। ये अभिलेख जैसा कि मैंने आपको पहले अभी भी बताया था कि प्राकृत यानी आम भाषाओं में मिले हैं। कई बार इन अभिलेखों में निर्माण की तिथि भी खुदी होती थी। निर्माण की तिथि होने से हमारे लिए, पुरातत्वविदों के लिए, आर्कियोलॉजिस्ट के लिए आसान हो जाता है कि वो जो है इसके टाइम पीरियड को समझ पाए, उसके टाइम पीरियड को निकाल पाए। लेकिन कई बार ऐसा भी होता था कि उस पर तिथि नहीं होती थी। अगर तिथि नहीं मिलती तब कैसे इसका काल निर्धारण करें, तो उसके निर्धारण के लिए जो उस काल में जिस तरह की लिपि का उपयोग होता, पूरा मतलब प्राचीन लिपि मतलब लिखने का तरीका, तो यानी कि किस तरह की लेखन शैली का वो इस्तेमाल करते थे, उस लेखन शैली के आधार पर जो है उसके टाइम पीरियड का एस्टिमेट लगा लिया जाता था। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे उपविषय यानी प्रारंभिक राज्यों पर। अब यहाँ पर देखिए बीच में जो ये आ रहा है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक परिवर्तनकारी काल माना जाता था। इस पर अक्सर बोर्ड में भी प्रश्न आता है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक परिवर्तनकारी काल कैसे माना जाता था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें सबसे पहले तो हम देखते हैं कि शुरुआती राज्यों का उदय हुआ। बड़े बड़े राज्य इसी समय उदय में आए। फिर राज्यों का ही उदय नहीं हुआ, बड़े बड़े नगरों का विकास हुआ इस काल में, नगर उदय में आए। इस समय में लोहा, जो हमने पिछले चैप्टर में देखा था, कांस्य युगीन सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता, वहां लोहे का उपयोग नहीं पता था। ये लोह युगीन सभ्यता है, यानी लोहे का बढ़ता उपयोग है यहाँ पर। उसके साथ ही साथ सिक्के इस्तेमाल में आने लगे, यानी मुद्रा का प्रचलन हुआ। और एक और चीज, सांस्कृतिक विकास इस काल में काफी हुआ है। जो बौद्ध और जैन धर्म सहित बहुत सारी दार्शनिक विचारधाराएं इस काल में जो है उदय होती हैं। बौद्ध और जैन धर्म के डिटेल में हम चौथे चैप्टर में पढ़ेंगे। और जब राज्यों का उदय होता है, राज्यों से उभर करके आते हैं 16 महाजनपद। अब ये 16 महाजनपद जो हम बात कर रहे हैं, हम बात तो करेंगे केवल 16 की, लेकिन इस समय के जो ग्रंथ मिले उनमें नंबर यानी 16 ही थे या उससे ज्यादा थे, उसकी सूची एक समान नहीं है। लेकिन कुछ नाम है जो सारे ग्रंथों में कॉमन मिले हैं, जिसके आधार पर जो है 16 महाजनपदों का नाम दिया गया। अब वो महाजनपद कौन से थे आप देख सकते हो, या मैप के अंदर अगर आप देखो तो आप इनको देख पाओगे। अंग है, मगध है, काशी है, कौशल, वत्स, कुरु, पांचाल, गांधार, अवंती, मत्स्य, कंबोज, अश्मक, मल्ल, शूरसेन, वज्जी, चेती। लेकिन हम सारे मैप में लोकेट नहीं करेंगे। अगर हम मैप की लोकेशन की बात करते हैं तो बोर्ड की सीबीएसई की हमारी मैप की लिस्ट आती है, और उसी लिस्ट में से हमारे बोर्ड में प्रश्न आते हैं, तो हम केवल उन्हीं की लोकेशन देखेंगे जो आप यहाँ पर देख सकते हो। गांधार, ये गांधार जो है आप देख रहे हो यहाँ पर, ये इस एरिया में आपको गांधार देखने को मिलेगा। कौशल जो कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्थित है, ये आप देख सकते हो कौशल। वज्जी आज के बिहार के अंदर ये वज्जी।
और इसके साथ ही साथ आप मगध, आज का जो बिहार की राजधानी है, पटना और गया के क्षेत्र में ये स्थित है। उसके साथ ही साथ आप ये देखिए कुरु, कुरु जो दिल्ली और दिल्ली के आसपास का ये जो एरिया है, मेरठ और दक्षिणी उत्तर हरियाणा का, जो मैंने लिख भी रखा है यहाँ पर, ये हो गया। पांचाल हो गया, पांचाल ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थित हो गया। और अवंती जो कि मध्य प्रदेश में। ये आपको देखने की आवश्यकता है इन्हीं 7 को, क्योंकि आपके जो सीबीएसई के अकॉर्डिंग है, इन्हीं 7 में से ही अगर पूछा जाएगा, बोर्ड पूछा जाएगा। अब हम बात करते हैं प्रारंभिक राज्यों में महाजनपदों की विशेषताओं की। सबसे पहली बात, जनपद क्या है और महाजनपद क्या है। जनपद यानी छोटे राज्य, वो भूखंड जहां, यानी भूखंड यानी जमीन का हिस्सा जहां पर लोग, कुल या जनजाति आकर के बस गए, बसने के बाद उन्होंने जो है वहां पर अपने एक छोटे से राज्य का निर्माण कर लिया। और महाजनपद हुए जो बड़े राज्य उभर करके आए, यानी जो साम्राज्य बन करके आए। और ज्यादातर हम देखते हैं कि इन महाजनपदों पर राजाओं का शासन हुआ करता था। लेकिन ये महाजनपद भी 2 तरह के मिलते हैं, एक तो जिन पर राजाओं का शासन, और दूसरे महाजनपद जिन पर कई लोगों के समूह, जिसको गण कहते हैं या संघ कहते हैं, उनका शासन था। जिसको आप आज के रिपब्लिक से, जिससे गणतंत्र कहते हैं ना, गणतंत्र यानी गण का तंत्र, ये रिपब्लिक, जिसमें तो यहाँ पर जो है कुछ हमें ऐसे भी महाजनपद देखने को मिलते हैं जहां पर गण या संघ का शासन होता था। अब यहाँ गण और संघ का क्या मतलब है, यानी कई लोगों का समूह मिलकर के शासन करता था और समूह के हर व्यक्ति को राजा कहा जाता था। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि बुद्ध का चित्र और महावीर का चित्र दिया है, यानी जिस संघ से ये दोनों आते थे, वज्जी संघ से बुद्ध थे, तो वहां पर जो है गणतंत्र जो है उसका शासन था, यानी लोगों के समूह का शासन था। अब अगली महाजनपद की विशेषता क्या थी कि हर महाजनपद में किलेबंद राजधानी होती थी, यानी राजधानी के आसपास जो है दीवार बनाई जाती थी। क्यों? सीधी सी बात है, दुश्मन का जब आक्रमण हो तो जो दीवार होगी वो उनके लिए एक तरह से सुरक्षा का काम करेगी। इसके अलावा हम देखते हैं कि इन किलेबंद राजधानियों के अलावा बड़ी बड़ी सेनाएं रखी हैं, नौकरशाही है लंबी चौड़ी। तो अगर इतने सब सेना और नौकरशाही यानी प्रशासनिक अधिकारी रखेंगे, तो उसके लिए जो है आर्थिक स्रोतों की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। इसका मतलब है कि उस समय में अर्थतंत्र भी काफी विकसित रहा होगा। इस काल में यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हम देखते हैं कि ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र और धर्मसूत्रों की जो है रचना की। अब ये धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र क्या है? आप उस समय की कानून की किताब, जैसे आज हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है, उस समय की कानून की किताब कह सकते हो। अब इन ग्रंथों के अंदर ब्राह्मणों ने कुछ नियम कानून निर्धारित किए। क्या थे? सबसे पहला, जो शासक होगा वो क्षत्रिय वर्ग से होगा। उस समय समाज 4 वर्गों में विभाजित था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो क्षत्रिय जो थे उनका काम था रक्षा करना, और राजा भी उसी से होगा। राजा को किस तरह का शासन करना है, कैसा राजा के कर्तव्य होने चाहिए, उसका उन्होंने उसके अंदर उल्लेख कर रखा है अपने धर्मशास्त्रों में। इसके अलावा धर्मशास्त्र कहते हैं कि शासकों का क्या काम था। शासकों का काम था किसानों से, व्यापारियों से, शिल्प कर्मियों से टैक्स वसूल करना, कर, और जो भेंट कभी देना चाहे वो लेना। दूसरा, जो पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करके भी राजा कई बार धन इकट्ठा करता था, और अपने राज्य की पड़ोसियों से सुरक्षा करना, यानी अपनी जनता को सुरक्षा देना। और धीरे धीरे हम देखते हैं कि कुछ राज्यों ने अपनी लंबी चौड़ी सेनाएं रख ली, अपना प्रशासनिक तंत्र कर लिया। तो इस सब के लिए सीधी सी बात है कि अच्छे अर्थव्यवस्था की, अच्छे आर्थिक तंत्र की, और एक सुदृढ़ आर्थिक तंत्र की, मजबूत आर्थिक तंत्र की जरूरत होगी। लेकिन फिर भी इस समय में कुछ राज्य ऐसे दिखते हैं जो सहायक सेना पर निर्भर थे। अब यहाँ सहायक सेना मतलब उनके पास स्थायी सेना नहीं थी। जो किसान वर्ग था, जब कभी भी जरूरत पड़ती थी, दुश्मन का आक्रमण हुआ या उन्होंने जाना है, तो यही किसान उनकी सेना में सैनिक के रूप में आ जाते थे, सैनिक के रूप में काम करने के लिए। अब इसी समय में हम देखते हैं कि इन 16 महाजनपदों में सबसे बड़े मजबूत महाजनपद के रूप में उभर करके आता है कौन सा साम्राज्य? ये मगध साम्राज्य। मगध इस समय में उभर करके आता है, ये रहा मगध साम्राज्य, आज का पटना और गया क्षेत्र में। अब ऐसी क्या बात है कि इतने सारे महाजनपदों में मगध ही उभर करके सबसे ऊपर आया? बोर्ड में अक्सर इस पर से प्रश्न भी पूछा जाता है। सीधी सी बात थी,
सबसे पहला कारण आता है कि ये जो है मगध, यहाँ की जमीन बहुत उपजाऊ थी, यानी खेती बहुत अच्छी होती थी। खेती अच्छी होती थी इसका मतलब खाने पीने के लिए सामान भरपूर था। दूसरी चीज है, उस समय में जिसके पास लोहा है समझ लीजिए वो शक्तिशाली होगा। तो यहाँ पर जो आज आधुनिक झारखंड पड़ता है, आज भी वहां लोहे की खदानें हैं। तो ये जो है और कोयला मिलता है, वहां कोयले की खदानें हैं, कोयला है तो वहां लोहा भी मिलेगा। तो लोहे की खदानें जो है वहां पर थी, तो लोहा आसानी से मिल जाता था। तो लोहे से वो जो है अपने हथियार बना लेते थे, मजबूत हथियार, और अन्य उपकरण बना लेते थे उससे, लोहे से। तीसरी चीज है कि यहाँ पर आसपास जंगल बहुत थे और जंगलों में हाथी बहुत थे। जिसके पास उस समय में सेना में सबसे ज्यादा हाथी हो वो उतनी मजबूत सेना मानी जाती थी। इसके अलावा इस राज्य की स्थिति ऐसी थी कि गंगा वहीं से बहती थी और गंगा और उसकी उपनदियां थी। उनका इस्तेमाल अगर ये आने जाने के लिए, परिवहन के लिए करें तो वो सस्ता भी था और आसान भी था। और आसपास पर्वत थे, कुछ हिस्सा पर्वत से घिरा था, कुछ नदियों से, जो इन्हें प्राकृतिक रूप से दुश्मन से सुरक्षा देता था, एक तरह का सुरक्षा कवच हो गया। इसके अलावा जैन और बौद्ध साहित्य वो कहता है कि मगध में हमेशा बहुत सारे योग्य शासक हुए जो महत्वाकांक्षी भी थे, जैसे बिंबिसार हुआ, अजात शत्रु है, और महापद्म नंद है जो मौर्यों के आने से पहले नंदों का शासन था। महापद्म नंद भी बहुत योग्य और शक्तिशाली हुआ। जब मौर्य आए तो चंद्रगुप्त मौर्य था, फिर अशोक मौर्य हुआ, बिंदुसार हुआ। ये सारे जो थे बहुत ही योग्य और महत्वाकांक्षी शासक थे। इसके अलावा ये देखिए, मगध की राजधानी राजगह, राजगह जो आज के राजगीर यानी पटना में पड़ता है। राजगह का सीधा सा मतलब है राजाओं का घर, यानी राजा का घर। एक किलेबंद शहर था, ये आप देख सकते हो। ये किलेबंदी की गई थी। क्यों की गई थी किलेबंदी? सीधी सी बात है कि दुश्मन से सुरक्षा देने के लिए। और 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हम देखते हैं पाटलिपुत्र यानी आज का पटना, उसको राजधानी बनाया गया और गंगा के रास्ते पर था। और एक महत्वपूर्ण उसको सुरक्षा, प्राकृतिक रूप से सुरक्षा भी मिली हुई थी, जिससे दुश्मन का उसके ऊपर अटैक करना भी आसान नहीं था। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि बोर्ड परीक्षा में अक्सर जितने उपविषय पर आज हमने बात किया उसमें से कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहला, आधुनिक इतिहासकारों ने मगध को सबसे शक्तिशाली महाजनपद किस प्रकार बताया? या 6ठी से 4थी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया था, ये स्टेटमेंट है। कथन का विश्लेषण कीजिए। आंसर दोनों का एक सा है, कारण वही आएंगे। अगला प्रश्न, जितने उपविषय पर हमने बात की जिस पर से पूछा जाता है कि महाजनपदों के विशिष्ट अभिलक्षणों का वर्णन कीजिए, यानी कि जो महाजनपद है उनकी क्या क्या विशेषताएं, जो हमने अभी डिस्कस किया था। राजा होता है, फिर गण और संघ है जिनको हम आज के रिपब्लिक के संग जोड़ करके देख सकते हैं, उनके किलेबंद राजधानियां, वो सारे आप उसमें अभिलक्षणों में उसके उत्तर देंगे। तो आज हमने इस पार्ट में हमने चर्चा की प्रिंसेप, जेम्स प्रिंसेप और पियादसी राजा के बारे में। दूसरा, आरंभिक राज्यों, जिसके अंतर्गत हमने बात की 16 महाजनपदों के बारे में, और 16 महाजनपदों में मगध सबसे शक्तिशाली राज्य के रूप में, महाजनपद के रूप में कैसे उभरा। अगले सेशन में हम चर्चा करेंगे एक आरंभिक साम्राज्य में मगध के बारे में डिटेल में, उसकी प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में, उसके साथ ही साथ राजधर्म के जो नए सिद्धांत उस समय में उभर करके आए उसके बारे में हम पार्ट 2 में। तो यदि आपको मेरा ये आज का लेक्चर पसंद आया तो प्लीज मेरे जो चैनल है हरिता अरोरा उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। माई सेल्फ डॉक्टर हरिता अरोरा, लेक्चरर हिस्ट्री फ्रॉम एनसीटी दिल्ली। थैंक यू वेरी मच। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको टाइम टू टाइम जो भी मैं अपलोड करती रहूंगी उसके नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहेंगे। थैंक यू सो मच।